आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। आज से हम लोग डेली 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, आज हम लोग फर्स्ट बार में सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर से ही शुरू किया है। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। पहले सेकंड चैप्टर का हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और डेली 20 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए ये चैप्टर का नाम है। पहले मैं आपको चैप्टर का नाम बता दूं तो चैप्टर का नाम है बिलियन। ये जो चैप्टर है हम लोग का, इसका नाम है बिलियन, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है बिलियन। आपको पता होगा बिलियन, इसको इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। बिलियन को इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बिलियन को इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, सभी को पता है। और देखिए, इस सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन जो हम लोग उठाए हैं, उस क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको बताना है, कैसे आपको जानना है। कोई भी क्वेश्चन रटने नहीं है, बस आराम से आप बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल पाता है। मतलब मान लीजिए ये एसपीएम है, अर्धपरागम्य झिल्ली। इसको सेमी परमेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है इंग्लिश में, अर्धपरागम्य झिल्ली। देखिए ये एसपीएम है, तो एसपीएम से कौन पास करता है, किसका कौन पास करता है, यही आपको बताना है। एसपीएम से किसका कौन पास करता है। तो आपको बताया गया था कि इसमें केवल और केवल विलायक का कौन पास करता है। ओहो, गलती हो गया। इसमें केवल विलायक का कौन पास करता है। देखिए विलायक लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। विलायक का कौन पास करता है, विलायक का कौन पास करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। केवल और केवल सॉल्वेंट का कौन पास करता है। इसमें क्वेश्चन में कैसे है, जैसे आप चीनी ले लो, चीनी को घोल दो किसके साथ, जल के साथ। जब घोल दोगे तो शरबत बन जाए, तो शरबत बन जाएगा। तो जब आप एसपीएम से पास कराओगे तो केवल और केवल क्या पास करेगा, जल पास करेगा, क्योंकि उसमें जल जो है वह विलायक का कार्य कर रहा है। जो भी विलायक का कार्य करेगा वही पास करेगा। हमारे क्वेश्चन ये 2023 में पूछा है। देखिए ये गलती से लिखा गया है, 2023 में पूछा है, और इसी को दूसरे तरीके से पूछा है 2024 में। अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाता है, यानी कौन निकल पाता है भाई। तो निकलने का जो काम करता है वह क्या होता है, विलायक होता है, विलायक। तो पहला है विलायक का कौन अणु नहीं निकल पाता है। दूसरा है विलायक के अणु निकल पाते हैं, यही हमारा ऑप्शन सही है। तीसरा है जटिल आयन, ये भी नहीं होगा। जटिल आयन कॉम्प्लेक्स आयन होता है, उसमें बहुत सारे विलायक का भी कौन होते हैं और विलायक के भी कौन होते हैं, तो नहीं निकल पाएंगे। सरल आयन, आयन भी नहीं निकल पाएगा। जैसे आयन का मतलब कहता है सरल आयन, जैसे NaCl एक सिंपल सॉल्ट है और ये एक प्रकार का आयन का भी कार्य करता है। आयन आपका ये होगा आयनिक कंपाउंड ये है, तो ये आयन होगा Na+Cl-, ये भी आयन होगा। तो ये सारे नहीं निकल पाते हैं, ये विलायक के कौन नहीं निकल पाते हैं। यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, विलायक का कण। इसमें से विलायक के कण नहीं निकलेंगे, विलियन नहीं निकलेंगे, कोई भी जटिल आयन नहीं निकल पाएगा। आपको बातें ये समझ में आ रही होगी। तो इसी के साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो आपको याद होगा मैं जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के बताए थे। पहला था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, और चौथा था प्रासरण दाब। आपको 4 बताए, तो उसी के हिसाब से है ये क्वथनांक है, यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हम बताए थे कि I इंटू KB इंटू मोलारिटी। पहले देखिए शुरुआत में आपको क्या बताया गया था, शुरुआत की बातें आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू मोलारिटी।
Kb इंटू मोलरिटी आपको बताया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लिए, वांट ऑफ गुणांक, जब वांट ऑफ गुणांक पढ़ लिए तो आपको बताया गया कि सभी में थोड़ा सा करेक्शन आता है और करेक्शन के कारण ये आई जुड़ जाता है। ठीक है, तो करेक्शन करके ये आई जोड़ा गया था, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू आई के बी इंटू एम मोलरिटी। अब देखिए क्या पहला है कि 1% ग्लूकोज किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, जिसका डेल्टा टीबी का मान अधिक होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। पहला देखिए ग्लूकोज है, कितना परसेंट है, 1% है, यानी कि उसकी मोलरिटी जो दिया है 1/100 दिया है। 1% का मतलब आप यही समझते हैं 1/100 दिया है मोलरिटी, क्लियर है। इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, NaCl का भी उतना ही है और यूरिया का भी उतना ही। तो कहिएगा सर क्या सारे आंसर सही है क्या? नहीं, सारे आंसर सही नहीं है, इसमें से कोई एक ही सही होगा, आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। देखिए ये 1/100 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी यही होगा, थर्ड सब में 1% दिया है तो 1/100 1/100 1/100 सब के लिए होगा। तो यहाँ तो मोलरिटी फिक्स हो गया, Kb सब के लिए फिक्स ही होगा, ये एक कांस्टेंट है तो ये भी फिक्स होगा। यानी कि डेल्टा टीबी डिपेंड किस पे कर रहा है, आई पे। ये डेल्टा टीबी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आई के। यानी जिसका आई का वैल्यू बढ़ेगा, जिसका आई का वैल्यू बढ़ेगा उसका डेल्टा टीबी भी ज्यादा होगा। और डेल्टा टीबी इसमें वही पूछ रहा है कि किसका क्वथनांक किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। अब आई हम लोग देख लेते हैं। ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाएंगे, फार्मूला होता है C6H12O6। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे, कोई बोलेगा सर क्यों नहीं तोड़ पाएंगे, आपको हम बताए थे इलेक्ट्रोलाइट्स, सम इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हम बोले थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वह भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो ये ना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होगा। ये सुक्रोज चीनी का फार्मूला C12H22O11, ये भी नहीं टूट पाएगा आसानी से, तो ये भी नहीं होगा। यूरिया ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH2C+O NH2, ये भी नहीं टूट पाएगा, ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसका भी आई का वैल्यू, सबका आई का वैल्यू 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, बच गया एक NaCl। तो देखिए जब NaCl आपका बच गया, आप तो ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये शायद आपको सबका 1-1 पता चल गया। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ कहीं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं इरेज करके आपको फिर से NaCl को बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। NaCl पे ध्यान देंगे, अगर NaCl आपको समझ में आ जाएगा एकदम 100%। सबका देख लिए हैं। अब देखिए NaCl आपका है Na और Cl। जब NaCl को आप तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जब इनिशियल में प्रारंभ में जब देखते हैं तो प्रारंभ में हम मान लेते हैं कि NaCl का मोल 1 होगा, उस समय ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। कुछ समय बाद यानी आफ्टर समटाइम्स इक्विलिब्रियम पर 1 में से अल्फा टूटेगा, तो ये क्या बनेगा अल्फा, ये भी क्या बनेगा अल्फा। तो देखिए तो क्या होगा 1 इक्विलिब्रियम पर क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। एक अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा जी 1 प्लस अल्फा बाई 1। ये हमारा आता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ
फैक्टर में हम लोग कैसे निकालते हैं, वांटअप फैक्टर, वांटअप गुणांक इज इक्वल टू होता है वियोजन का दर बटा प्रारंभिक दर। वियोजन में सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी संख्या बटा जो प्रारंभ में होता है उसकी संख्या। 1 प्लस अल्फा बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा होगा सबका 1 आ रहा था, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, लेकिन इसका जो हमारा वैल्यू आएगा वह आएगा 2, क्योंकि आप एक बार में तोड़ रहे हैं तो 2 या 1 प्लस अल्फा जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये जल में 1% NaCl। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 180 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम के घोलक में घोला जाता है, तो बताइए उस घोल को क्या कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1000 ग्राम घोलक में, घोलक का मतलब होता है, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, विलायक। घोलक को हम लोग कहते हैं विलायक, ठीक है, हम लोग विलायक का नाम से पढ़े हैं। तो आप जानते हैं कि मोललता बराबर क्या होता है जी, फॉर्मूला मोललता बराबर होता है विलायक का मोल। विलायक ग्लूकोज है तो इसका मोल निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 18 ग्राम बटा मोलर मास इसका निकालिए। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम। कोई कहेगा सर कैसे ग्लूकोज का मोलर मास निकाल दिए, तो फॉर्मूला आप यहाँ से लिख लीजिए, C6H12O6 निकालिए। फॉर्मूला से आप देखिए कार्बन की संख्या 6 इंटू एटॉमिक मास कितना होगा कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 1 नहीं ना होगा, 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। आप ये करोगे कितना आएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, ये सारा जोड़ोगे तो आ जाएगा 180। आप ध्यान से देखना, मैं निकाला होगा, आप ध्यान दीजिए, इसका मोलर मास आप निकालिएगा 180 आ जाएगा बाय ये कितना है, मोलरता बराबर होता है विलायक का मोल बटा बिलियन का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो किलोग्राम 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, इज इक्वल टू 1 केजी हो जाएगा। अब ये कटाओगे तो 0.1 आएगा, 0.1 बाई 1 केजी, 0.1 मोल होगा बाई 1 केजी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। अब इसमें से आप 1 मोलर नहीं होगा, 0.1 मोलर हो जाएगा। 0.1 मोलर ये मोलरता को प्रदर्शित करता है, नहीं होगा। 0.5 मोलर ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, डी। ये ऑप्शन नंबर, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है। तो देखिए आदर्श घोल होने के लिए हम बताए थे कि क्या होना चाहिए, ए से जुड़ना होना चाहिए, बी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सी से जुड़ा होना चाहिए। मतलब इस प्रकार के अगर घोल होंगे तो वह आदर्श घोल होंगे, नहीं तो आदर्श घोल नहीं होंगे। पहला हमारा है बेंजीन और टॉलिन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दोनों का संरचना सेम टाइप के होता है। ये हमारा होता है बेंजीन और दूसरा हो जाता है टॉलिन। बस इसमें ज्यादा का डिफरेंस है ही नहीं, दोनों लगभग सेम कंपाउंड्स हैं। इसमें एक CH3 लग जाता है। अभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो ये टॉलिन भी आएगा। नोमेनक्लेचर अभी आपका स्टार्ट है, थोड़े दिन में, कुछ दिनों के बाद आपको ये मिलने को मिलेगा। इसका मतलब ये ए में घुलेगा, बी में घुलेगा, तो ये आदर्श घोल है। ये कौन सा घोल है, आदर्श घोल है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं है। दूसरा मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3
OH। और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। देख लीजिए, तो ये भी देखिए दोनों सेम ही है, बस एक तो अल्काइल ग्रुप पर है, ये भी क्या होगा, आदर्श घोल होगा। दोनों आदर्श घोल हैं, ये भी है और ये भी है। तीसरा क्या है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। इस पे थोड़ा बात हम लोग बाद में करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला SiCl4। थोड़ा देख लीजिए, ये भी दोनों सेम टाइप के मिल रहे हैं, ये भी दोनों सेम टाइप के मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये भी जो होगा आदर्श घोल होगा। अब क्लोरोफॉर्म और किसका, एसीटोन, कीटोन, एसीटोन, आप याद करिएगा। कीटोन अभी आप तो नहीं पढ़े हैं, आप लोग नहीं पढ़े हैं फंक्शनल ग्रुप एसीटोन, तो आपको ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला होगा कीटोन 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 कीटोन। आपको इस तरीके से होगा, तो ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन होगा। आपको देखने को मिल रहा है कि जो भी सेम तरीके से नहीं मैच कर रहा है, यानी ए का ए से, बी का बी से नहीं मैच कर रहा है, वह आपका अनादर्श घोल होगा, यानी कि आपका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होगा अनादर्श होगा, क्योंकि बेंजीन और टोलिन का स्ट्रक्चर सेम था, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर सेम था, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर सेम था। कौन आपका नहीं मिला जी, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन एक ऐसा कंपाउंड है जो आदर्श घोल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अनमन अधिक होगा, किसका अधिक होगा। फिर देखिए, ये बात वहीं से कर रहा है, वांटा फैक्टर से ही फिर क्वेश्चन ये उठा लिया है। आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, वांटा फैक्टर से क्वेश्चन हिमांक का अनमन यानी डेल्टा TF की बात कर रहा है। डेल्टा TF इज इक्वल टू, अभी लिखे थे I इंटू KF, I इंटू KF नीचे रहेगा इंटू मोलारिटी, यही होता है ना। देखिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये तो टूटेगा नहीं, तो ये पहले ही छट जाएगा। आपको पहले ये वाला क्वेश्चन में बताए थे, यूरिया भी नहीं टूटेगा, तो ये पहले ही छट जाएगा। दो कंपाउंड मेरे पास यहाँ बच गए, एक NaCl, एक K2SO4। तो NaCl को आप तोड़िए, NaCl ब्रेक करिएगा तो किस में टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। इधर 2 आयन हो गए, इधर कितना आयन हो गया, 1, यानी कि इसका वांटा फैक्टर I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। ध्यान से रखिएगा, K2SO4 है, K2SO4 को जब तोड़िएगा तो K प्लस 2K प्लस में टूटेगा और SO4 -2 में टूटेगा। तो 1 गो आयन, 2 गो आयन, कै गो हो गया, 3 गो। इसमें आयन की संख्या 3 गो, 1 गो, तो इसमें I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। इसमें I का वैल्यू 3, इसमें I का वैल्यू 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I एक इसमें 3 है, I का वैल्यू 3 इंटू KF इंटू मोलारिटी, मान लीजिए कुछ होगा, कुछ भी M। यहाँ पर दूसरे में देख लीजिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना, 2 इंटू KF इंटू M। बताइए किस में ज़्यादा है, फर्स्ट वाला में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। ऑप्शन कौन सा सही होगा जी, ए होगा। क्लियर है, क्लियर है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण कौन है। आपको बताया गया था अनुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होता है। पहला वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हिमांक का अवनमन। और चौथा प्रासरण दाब।
तो बताइए इसमें से कौन सा है? घनत्व तो कहीं नहीं आता है, द्रव्यमान नहीं आता है, ताप नहीं आता है, क्वथनांक का उन्नयन आता है जो बताए थे 2 नंबर पे। तो 6 का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि घोलक के 1 केजी में उपस्थित घोलों के मोलों की संख्या क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम लिखवाए थे मोललता का फॉर्मूला। मोललता का डेफिनेशन लिखवाए थे, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो इसमें कह रहा है घोलक को हम लोग विलायक कहते हैं। घोलक के 1 केजी का मतलब होता है प्रति केजी, यानी प्रति केजी घोलक में उपस्थित घोलों के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं जी? मोललता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कई बार रिपीट किया है, 3 बार रिपीट किया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन में उबलता है उसे कहते हैं। देखिए ऐसे विलयन को हम लोग डायरेक्ट बोले थे कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। वैसा मिश्रण जो किसी भी बिना परिवर्तन के वह घोलक में घुल जाता है, बिना किसी परिवर्तन किए हुए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आप जहां 2 चीज देखिएगा, एक निश्चित ताप और दूसरा संयोजन, बिना संयोजन के। आप ये टॉपिक याद रखिएगा, अगर ये याद रहेगा तो डायरेक्ट आप मारिएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बाकी इसमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इतना ग्राम चीनी के घोल में, देखिए कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी घोलकर इतना ग्राम चीनी है तो घोल की मोलर सांद्रता ज्ञात करिए, यानी कि मोलारिटी निकालना है। इतना घोलक है। चलिए मैं इसके पहले मोल निकाल लेता हूँ। चीनी का फार्मूला आप निकालिए, फार्मूला होता है C12H22O11। एकदम शॉर्ट में बनाना है 12, तो 12 गुने 12, इसका 22 तो 22 ही रख दीजिए, 16 गुने 11। 12 में 12 से गुना करिएगा 144 हो जाएगा, प्लस 22 प्लस 16 दहा के 160 और 16 176 जोड़ दीजिए। 6 4 10 और 2 12 के 2, 7 और 2 9, 9 और 4 11, 11 1 12 के 2, 1 1 2 1 3, नहीं गलत हो गया कहीं। 6 2 8 और 4, 12 के 2, 7 और 2 9 और 4 13, 1 14 के 4, 1 और 1 2 1 3, यानी 342 ग्राम हो जाएगा इसका मोलर मास चीनी का। पहले चीनी का मोल निकाल लीजिए। मोल बराबर चीनी का मास अपन मोलर मास। मास कितना दिया है चीनी का? 34.2 ग्राम बट्टा 342 ग्राम। जब ये आप कटाइएगा तो आएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल आएगा। वहां से आप मोल निकालिएगा तो कितना आएगा? 0.1। अब मोल निकल गया, आपको मोललता निकालना है, मोललिटी। मोलालिटी 0.1 बटा, कितना है?
234.2। ये तो ग्राम में ना है, इसको केजी में चेंज करना है तो ऊपर क्या करिए 1000 से गुना कर दीजिए या नीचे भाग दे दीजिए, बात वही होता है। 1000 से तो 1 ये खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 100 बट्टा 234.2 हो जाएगा। अब इसको लगभग आप कटाइएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा आप कटाइएगा तो ये आ जाएगा 100 बटा इतना आ गया, कटाइए 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 40 2 1 जा 1 ऊपर 50 50/117.2 50/117.2 1 1 1 1 तो 117 इसको हम करें तो कितना बार में कट जाएगा, 25 दूना 50 125 25 दूना 50 25 25 125 हो जाएगा, यानी 2/5 2/5 यानी अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर यही होगा। 0.4 के आसपास आ रहा है, ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये होगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे से कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोसेस यही है, प्रोसेस में कहीं गड़बड़ी नहीं है, प्रोसेस हमारा यही है, प्रोसेस में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि CaNO3 का होल ट्वाइस का वांट ऑफ गुणांक क्या होगा। तो अभी आपको ये वांट ऑफ गुणांक का बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे। CaNO3 का होल ट्वाइस जब आप तोड़िएगा तो किस में टूटेगा, Ca+2 में, NO3 -1 में, 2 NO3 हो जाएगा -1 में। शुरुआत में तो ये 1 होगा, ये कितना होगा, ये 1 और 2 3 होगा। शुरुआत में तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। कुछ समय बाद ये 1 होगा, ये 2 होगा, यही बचेगा, ये तो 0 बचेगा। तो I = क्या होता है, फाइनल 2 1 3 बाई इनिशियल कितना 1 = 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 3। आप आयन देख लीजिए, काम खत्म, आपको ज्यादा टेंशन की बातें नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो आपको पता है मोललता, 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 यानी कि देखिए मोललता कैसे कैसे, तो मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर विलय का मोल, विलय का मोल बटा बिलियन का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम में मिलियन का द्रव्यमान किलोग्राम में। द्रव्यमान को देखिए, नॉर्मलता में भी आपको आयतन की जरूरत होता है, मोलरता में भी आयतन का, फॉर्मलता में भी आयतन की जरूरत होती है। तो जहां आयतन होगा ताप बढ़ाइएगा, आयतन बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कह रहा है कि ताप को प्रभावित नहीं करता है, तो कौन सा होगा, मोललता। आगे ये कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन है, 0.01 और ग्लूकोज की विलयन की तुलना में 0.1 का हिमांक का अनुमान का होगा, समान होगा, दोगुना होगा, तिगुना होगा या क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, 0.1 ग्लूकोज है, तो देखिए एक तरफ आप ग्लूकोज लिख दीजिए C6H12O6 और दूसरे तरफ लिख दीजिए क्या, MgCl, थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया है, MgCl2 होगा यहाँ पर, MgCl2। आप ध्यान से देखेंगे, यही क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि किसमें, किसका हिमांक का अनुमान
क्या होगा, क्या होगा? तो देखिए ये टूटेगा नहीं, तो इसका आई का वैल्यू कितना, यहाँ से देख लीजिए आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये टूटेगा तो 2 और 1 3 होगा, क्योंकि Mg एगो में टूटेगा और Cl कितना में टूटेगा, 2 गो में टूटेगा, तो 2 गो एगो 3 गो, यानी इसमें आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। हम आपको बताए थे कि डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे ना, तो आई इंटू के एफ इंटू मोलारिटी, यानी डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आई, क्योंकि मोलारिटी दोनों का सेम है, 0.01 मोलर है, 0.101 मोलर है, तो मोलारिटी दोनों का कांस्टेंट के एफ कांस्टेंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई, आई का वैल्यू कितना इसमें आ गया 1। यहाँ से देख लीजिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितना 3, यानी कि क्या गुना है, 3 गुना है, कहीं है लगभग 3 गुना है, लगभग क्या है एग्जैक्टली 3 गुना है। बात समझ में आ रहा है सबको? यानी कि ये वांट ऑफ गुणांक से इतना क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ग्लूकोज के इतने 0.1 मोलर ग्लूकोज के बिलियन की तुलना में 0.1 मोलर MgCl2 बिलियन के हिमांक का अनुमान क्या है? समान है, तिगुना है, दुगुना है, लगभग 6 गुना है, क्या होगा? तिगुना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर ये, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है? कौन है जी? तो आपको बताए हैं 4, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब। देख लीजिए कोई होगा इसमें से, सन्यासा नहीं, पृष्ठ तनाव नहीं, अपवर्तनांक नहीं, परासरण दाब तो है ही, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? परासरण, चालकता, पृष्ठ तनाव, अर्ध आयु। अभी बताए हैं परासरण दाब, क्वेश्चन रिपीटेड, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां ताप कम होता है। देखिए जब पहाड़ पर आप जाइएगा, जब आप पृथ्वी से ऊपर जाइएगा, तो ऊपर जाइएगा तो दाब कम होगा, यानी कौन दाब? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कम होगा। तो जब वायुमंडलीय दाब हो कम होगा, देखिए क्वथनांक क्या, जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक ये वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है। तो जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ कह रहा है कि पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? तो जब क्वथनांक कम कब होगा? जब वायुमंडलीय दाब कम होगा। तो कह रहा है ताप कम हो जाता है, ये नहीं होगा। वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ये 100% सही है। वहां दाब कम हो जाता है, नहीं, वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो जाता है, लिखा है, नहीं होगा। वहां हवा ज्यादा होती है, ये भी नहीं होगा। यानी क्वथनांक जो होता है वायुमंडलीय दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना वायुमंडलीय दाब होगा उसी के हिसाब से उसका क्वथनांक होगा। क्वथनांक कम होने का मेन कारण है वायुमंडलीय दाब के समानुपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परासरण दाब आपको बताए थे, पाई या पी इज इक्वल टू CRT बताए थे ना। पाई को पी भी लिखा जाता है, P इज इक्वल टू CRT। आपको ये प्रूफ भी करके लाए थे, कैसे? PV बराबर nRT, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इक्वेशन है, यहाँ से P इज इक्वल टू N/C अपन RT, N/C मोल अपन N/V ना, N/V C नहीं, N/C मोल अपन वॉल्यूम, मोल अपन वॉल्यूम को मोलारता कहते हैं। मोल अपन वॉल्यूम को क्या कहते हैं? मोलारता इंटू R इंटू T। मोलारता को कॉन्सेंट्रेशन भी कहा जाता है। P इज इक्वल टू MRT। M को C बोला जाता है, मोलारिटी को कॉन्सेंट्रेशन भी बोला जाता है। तो P इज इक्वल टू M के जगह पर C रख दीजिए इंटू R इंटू T।
अब इसी को कभी कभी बदल के देता है कि कभी कभी क्या करता है, कभी कभी इधर उधर अरेंजमेंट करके देगा। तो अरेंजमेंट आपको समझ में आ जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यानी कि प्रासवन दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, P इज टू सी आर टी या पाई इज इक्वल टू, कभी कभी P के जगह पर अगर पाई भी देगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पाई जो होगा वो प्रेशर का काम करेगा, P भी प्रेशर का काम करता है। C कॉन्सेंट्रेशन होता है, R वेट कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। बात समझ में आ रहा है सबको? सभी को बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वन और दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श विलयन का मैंने रूप है वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम को पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। यानी पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, मानव के रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 7.4। ये तो आपको बहुत पहले से मिलते आ रहा है। अब देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा घोल हिमांक के बिंदु का न्यूनतम मान होगा? तो जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा उसका हिमांक का बिंदु न्यूनतम होगा। तो डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा होगा आप देख लीजिए। हाँ देखिए देखिए, बहुत बढ़िया, सबका मोलरता अलग अलग दे दिया है, इसलिए गड़बड़ यहाँ करेगा, यहाँ गड़बड़ होगा। देखिए 0 पॉइंट, डेल्टा टीएफ बिंदु का मान न्यूनतम ज्यादा होगा, मतलब हिमांक हिमांक ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? न्यूनतम होगा, हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा, हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा, यानी हिमांक ज्यादा होगा तब बिंदु न्यूनतम होगा। ठीक है, बात क्वेश्चन थोड़ा प्लॉट करके घुमा करके पूछने की कोशिश किया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आपका होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलारिटी। देख लीजिए, के एफ तो कांस्टेंट है, इसको छोड़िए आप। आई NaCl का एगो और एगो कितना हो गया? 2 इंटू मोलारिटी कितना है? 0.01। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.02 मोलारिटी पहले के लिए, ए ऑप्शन के लिए। दूसरे के लिए हम कर रहे हैं, ये 2 और ये 1 कितना हो गया? 3। आई का वैल्यू कितना हो गया? 3। आई का वैल्यू 3 हो गया, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.05 15, यानी कि 0.15 0.015 होगा इसका वैल्यू, 0.015 होगा इसका वैल्यू। आप गुना कर लीजिएगा। सी में देख लेते हैं आई का वैल्यू कितना है, ये तो टूटेगा नहीं, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 आई टू वही हो जाएगा, डायरेक्ट मान लिख देते हैं वाई 0.0 आप ध्यान से देखेंगे तो 0.005 यानी कि वैल्यू होगा 0.005। ठीक है, और डी जो आपका ऑप्शन होगा इसका देख लीजिए, इधर 1 और 1 2, यानी कि आई का वैल्यू 2 इंटू 0.005। अब इसको करोगे तो ये आएगा 0.010। देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आ रहा है? सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आया? इसका, ऑप्शन नंबर ए। अब आई का वैल्यू निकाले, उसके बाद उसकी मोलरता दिया था, क्योंकि के एफ तो सबके लिए समान होगा, के एफ तो चेंज होगा नहीं, तो मोलरिटी से उसके गुना कर दिया आई से, तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं। 0.1 मोलर BaNO3 विलयन के लिए क्वांटम गुणांक
कितना है, तो वियोजन की मात्रा बताना है कि कितना प्रतिशत वियोजन हुआ है, यही बताना है। देखिए वांटप गुणांक दिया है, आपको समझ में आना चाहिए कि वांटप गुणांक आपको दिया है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते हैं, हमारा है BaNO3 का होल ट्वाइस, इसको ब्रेक करिए तो बनेगा Ba2 प्लस NO3 जो है ऐसे हो जाएगा, इसका दो मॉलिक्यूल हो जाएगा। इनिशियल यानी प्रारंभ में ये 1 मोल होगा, तो उस समय ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। कुछ एट इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम पर 1 में से क्या टूटेगा, अल्फा, तो क्या बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, ये कितना बनेगा, 2 अल्फा बनेगा, ठीक है। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या होगा, डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बटा प्रारंभ में कितना है, 1। एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, 1 प्लस 2 अल्फा, I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा बाई 1। I का वैल्यू वांटप फैक्टर का गुणांक का वैल्यू दिया है यहाँ पर 2.74, लिख दें 2.74 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। इस 1 को इधर ला करके गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अब देखिए 1 इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, तो 2.74 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा। 1 में से घटाइएगा तो 1.74 इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.74 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर कटाएंगे तो ये कटेगा 0.87 में कटेगा। अब देखिए 0.87 में होगा, लेकिन प्रतिशत में हमारे को पूछ रहा है, तो 100 से गुना करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 0.87 इंटू 100 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये लगभग कितना आएगा, 0.87 इंटू 100 87%। 87% कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हम लोगों का क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।